सोचिए, एक ऐसा देश जहां कभी भूख नहीं थी, जहां चोरी करना पाप समझा जाता था, जहां चरित्र धन से ऊपर था और जहां गाय केवल पशु नहीं, जीवन की धुरी थी। ये कोई कल्पना नहीं है, ये वही भारत है जिसे देखने के बाद एक विदेशी शासक ने खुद स्वीकार किया कि जब तक इस देश की आत्मा को नहीं तोड़ा जाएगा, तब तक इस देश को गुलाम बनाना असंभव है। और उस आत्मा का नाम था भारत की संस्कृति, भारत की शिक्षा, भारत की कृषि और उसका मूल आधार गौ आधारित जीवन व्यवस्था। आज हम 21वीं सदी में खड़े होकर जब पीछे देखते हैं तो सवाल उठता है, क्या सच में वही हुआ जिसकी साजिश 1835 में रची गई थी? क्या भारत की रीढ़ तोड़ी गई? क्या हम धीरे धीरे अपनी ही जड़ों से काट दिए गए? 1857 की क्रांति से लेकर 1966 की गोलियों से छलनी संतों तक और आज सड़कों पर प्लास्टिक खाते गौवंश तक। ये केवल इतिहास नहीं है, ये एक अधूरी लड़ाई की कहानी है। ये कहानी है वादों की, वादा खिलाफी की, आस्था की, संघर्ष की और अब एक निर्णायक जन अभियान की। ये कोई भाषण नहीं, ये कोई आरोप पत्र नहीं, ये एक साक्ष्य है कि जब जब भारत ने गौ को छोड़ा, तब तब भारत ने खुद को कमजोर किया। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि गौ माता के साथ क्या हुआ, सवाल ये है कि अब हम क्या करेंगे। लॉर्ड मैकॉले का आगमन 2 फरवरी 1835 को ब्रिटेन की संसद में मैकॉले के भारत के प्रति विचार और योजना। मैकॉले के शब्दों में, मैं भारत में काफी घुमा हूं, दाएं बाएं इधर उधर मैंने ये देश छान मारा और मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई दिया जो भिखारी हो, जो चोर हो। इस देश में मैंने इतनी धन दौलत देखी है, इतने ऊंचे चारित्रिक आदर्श देखे हैं और इतने गुणवान मनुष्य देखे हैं कि मैं नहीं समझता कि हम कभी भी इस देश को जीत पाएंगे जब तक इसकी रीढ़ की हड्डी को नहीं तोड़ देते, जो इसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत है और उसका मूल आधार गौ आधारित शिक्षा, गौ आधारित कृषि और गौ आधारित जीवन शैली। इसलिए मैं ये प्रस्ताव रखता हूं कि हम भारत की पुरातन शिक्षा व्यवस्था, संस्कृति और गौ आधारित जीवन शैली को बदल डालें। अगर भारतीय ये सोचने लग जाएं कि जो भी विदेशी और अंग्रेजी है वो अच्छा है और उनकी अपनी चीजों से बेहतर हैं, तो वे अपने आत्म गौरव, आत्मसम्मान और अपनी ही संस्कृति को भुलाने लगेंगे और वैसे बन जाएंगे जैसा हम चाहते हैं, एक पूर्ण रूप से गुलाम भारत। अंग्रेज द्वारा भारत पर सत्ता। अंग्रेजों ने भारत में प्रशासन की शुरुआत 1757 में प्लास के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए की, जिसने राजनीतिक सत्ता हासिल की। 1857 मंगल पांडे जाति से ब्राह्मण थे, अंग्रेजों की फौज में सैनिक थे। एक दिन मार्ग से निकलते हुए प्यास लगी, खूब चले लेकिन कोई कुआं नहीं दिखा। अचानक एक बहन कुएं पर पानी भरती दिखी। उस बहन ने मंगल पांडे की ओर देखकर मुंह फेर लिया। तब मंगल पांडे जी ने पूछा, बहन मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, मुझे पानी पिला दो। उस बहन ने स्पष्ट मना किया कि हम आपको पानी नहीं पिला सकते। मंगल पांडे ने पूछा, आखिर क्यों? मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, स्नान पूजा पाठ करके आया हूँ और आप हमें पानी देने से मना कर रहे हैं, आखिर कारण क्या है? तब उस बहन ने कहा कि आप जिन अंग्रेजों की फौज में कार्य करते हैं, वहाँ बंदूक की गोली का कारतूस बनाने के लिए गौ माता की चर्बी का प्रयोग करते हैं। आप मुंह से कारतूस निकालते हैं, आपका धर्म भ्रष्ट हो चुका है। इतना सुनते ही मंगल पांडे की प्यास बुझ गई। उसी समय मंगल पांडे आर्मी कैंप में गए और लेफ्टिनेंट ह्यूम और कर्नल बम दोनों को गोली से छलनी कर दिया। उसी दिन से शुरू हुआ 1857 की क्रांति का उठाव। मंगल पांडे ने गौ की चर्बी लगे कारतूस के इस्तेमाल के खिलाफ विद्रोह किया। उनके इस कार्य ने मारो फिरंगी को नारे के साथ 1857 के विद्रोह की चिंगारी भड़का दी। 1945 आजादी से पूर्व लोगों को आश्वासन। महात्मा गांधी गाय को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बताते थे और सरदार पटेल गाय को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग मानते थे। दोनों ने गौ रक्षा को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़कर जन भावनाओं को जगाया था। उनका मुख्य जोर ब्रिटिश हुकूमत से मुक्ति पर था। इस हेतु गौ रक्षा उनकी विचारधारा का केंद्रीय हिस्सा थी, जो जन समर्थन जुटाने में मदद करती थी। गांधी जी कहा करते थे कि गौ रक्षा का विचार आज़ादी से भी महत्वपूर्ण है। पटेल तो गौ रक्षा के अंतः से कट्टर समर्थक थे। जन जागरण।
उन्होंने गौरक्षा के मुद्दे को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा, जिससे लोगों में एकता और राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी। गौ हत्यारी ब्रिटिश हुकूमत के विरोध का भाव बढ़ा। 1945 तक भारत की आज़ादी की लड़ाई अपने चरम पर थी। इस दौरान गांधी जी और पटेल दोनों ही ब्रिटिश शासन से मुक्ति के लिए विभिन्न तरीकों से जन समर्थन जुटा रहे थे। गौ रक्षा की भावना ने उस समय के राष्ट्रवादी आंदोलन को एक धार्मिक और सांस्कृतिक आधार प्रदान किया, जिससे हिंदू जनता का जुड़ाव और मजबूत हुआ और वे आज़ादी की लड़ाई में अधिक उत्साह से शामिल हुए। 1947 देश आज़ाद हुआ। ब्रिटिश भारत में मुसलमानों को गाय की बलि देने की अनुमति थी। हालांकि हिंदू तब भी गाय की पूजा करते थे। भारत के स्वतंत्र होने के तुरंत बाद इसमें आंशिक बदलाव आया। पूरे देश में गौ हत्या बंदी नहीं हुई, पर कुछ राज्यों में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून बनाए। हालांकि ये भी सच है कि गांधी और नेहरू ने इस तरह के कानून का कड़ा विरोध किया था। हालांकि महात्मा गांधी एक हिंदू के रूप में गायों की रक्षा करना अपना कर्तव्य मानते थे। उनका मानना था कि मुसलमानों को स्वेच्छा से गौमांस छोड़ने के लिए राजी करना चाहिए। यही उनकी सबसे बड़ी भूल रही और नेहरू ने गौ रक्षा आंदोलन के बारे में कभी सोचा ही नहीं। और एक बार तो उन्होंने जिन्ना से वादा भी किया था कि उनकी सरकार गायों के वध पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी। अभिनव चंद्र चूड़ ने अपनी किताब में इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के वॉल्यूम 3 के हवाले से नेहरू के एक पत्र का जिक्र किया, जो उन्होंने 6 अप्रैल 1938 को मोहम्मद अली जिन्ना को लिखा था। पत्र में नेहरू ने लिखा, जहां तक गौ हत्या का सवाल है, कांग्रेस के खिलाफ काफी गलत और बेबुनियाद प्रचार किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस इस मामले में मुसलमानों के स्थापित अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाकर इसे जबरन रोकने जा रही है। कांग्रेस इस मामले में मुसलमानों के स्थापित अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए कोई विधायी कार्यवाही नहीं करना चाहती। अंत में ये निर्णय लिया गया, गौ हत्या रोकने के लिए कांग्रेस नहीं बनाएगी कानून। जिन्ना को खत लिख नेहरू ने दिलाया था भरोसा। बॉम्बे हाईकोर्ट के वकील ने अभिनव चंद्र चूड़ ने अपनी किताब रिपब्लिक ऑफ रिलीजन, द राइज एंड फॉल ऑफ कॉलोनियल सेक्युलरिज्म इन इंडिया में नेहरू के एक पत्र का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने जिन्ना से गायों के वध पर प्रतिबंध न लगाने का वादा किया है। गौ हत्या के खिलाफ कानून नहीं चाहते थे गांधी। जुलाई 1947 यानी आज़ादी से 1 महीने पहले गांधी और अन्य नेताओं को भारत में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाले कई टेलीग्राम और पत्र मिलने लगे। 19 जुलाई 1947 को महात्मा गांधी ने एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो नेहरू या सरदार को भारत में गौ हत्या पर रोक लगाने वाला कानून बनाने के लिए नहीं मनाएंगे। उन्होंने दोहराया कि गायों को कम दाना देकर, बैलों से भारी बोझ उठवाकर और गायों को बूचड़खानों में बेचकर खुद हिंदू ही गौ हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू या सरदार कोई भी कानून नहीं बना सकते जो गौ हत्या को रोक सके। गांधी जी और नेहरू जी ने आज़ाद भारत में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध इसलिए नहीं लगाया क्योंकि गांधी जी का मानना था कि इससे मुस्लिम और ईसाई वोट कम होंगे। गौ हत्या बंदी कानून से ज्यादा शिक्षा और धार्मिक सद्भाव महत्वपूर्ण है और किसी पर जबरदस्ती थोपना गलत है, जो उनके लिए संकल्प के विरुद्ध था। स्पष्ट कहें तो ये उनके द्वारा की गई वादा खिलाफी थी। 1966 गौ रक्षा आंदोलन। 1966 का मुख्य आंदोलन भारत में गौ रक्षा आंदोलन था। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के सानिध्य में आंदोलन हुआ, जिसमें साधु सन्यासियों और हिंदू संगठनों ने देश भर में गाय की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, जिसके तहत 7 नवंबर 1966 को दिल्ली में एक विशाल प्रदर्शन हुआ, जिसमें कई जगह हिंसक झड़पें भी हुईं। अगस्त 1966 में गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा के घर के बाहर धरना। 7 लाख से भी अधिक गौभक्त इकट्ठा हुए दिल्ली में। दिल्ली की माताओं ने सड़कों पर भट्टियां लगा दी, पूड़ी, आलू की सब्जी और अचार टिफिन भिजवाए। धरना प्रदर्शन। असंख्य संतों पर इंदिरा गांधी ने गोली चलाई। कई गौभक्त और संत यमुना जी में बहाए गए, कुछ संत नाली में बहाए। परिणाम, इस आंदोलन ने केंद्र सरकार पर दबाव डाला और अंततः राज्य सरकारों को अपने विवेक पर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी गई। लेकिन केंद्रीय कानून नहीं बनने से जिन राज्यों में कानून बना, वहां से तस्करी कर वध स्वीकार्य क्षेत्र में वध जारी रहा, जो आज तक बंद नहीं हुआ है। अन्य 2012, 2014, 2016, 2018 के आंदोलन। जयपुर, दिल्ली में आंदोलन। कौन से राज्य में गौ हत्या पर प्रतिबंध? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, इन राज्यों में गाय, बछड़ा, बैल और सांड की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है और उल्लंघन पर कड़ी सजा का प्रावधान है। आंशिक या कोई प्रतिबंध वाले राज्य मुख्यतः केरल, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा। इन राज्यों में गायों के वध या बिक्री पर कोई या बहुत कम प्रतिबंध है या विशेष परिस्थितियों जैसे फिटनेस सर्टिफिकेट के तहत अनुमति है। असम, सार्वजनिक स्थानों पर बीफ की खपत पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन घर पर या निजी प्रतिष्ठानों में खपत अनुमति है। कर्नाटक, 2021 में एक सख्त कानून लागू किया गया, लेकिन नियमों में भिन्नता है। नागालैंड प्लस 7 सिस्टर्स प्लस केरल प्लस बंगाल, खुलेआम गौ कटती है, गौ मांस खाने की परमिशन। आज देश में गौ की स्थिति। गौ माता सड़क पर भूख और प्यास से परेशान सुनी घूमती है, लोगों के डंडे और गाली खाती हैं, सड़क पर प्लास्टिक खाती हैं। हर साल लाखों गौ माता प्लास्टिक खाने से प्राण त्याग देती हैं। गौ माता की गोचर भूमि पर कब्जा, गौ माता के जंगल नष्ट हो गए। 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन की वजहों से प्रतिदिन सड़क दुर्घटना। लुम्पी बीमारी से गौ माता परेशान। चारा खेतों में जला दिया जाता है, गौ माता देखती रह जाते हैं। खेत की फेंसिंग पर करंट छोड़ दिया जाता है कि गौ माता फसल खा नहीं पाए। मेलों में नंदी की बिक्री। प्रतिदिन लाखों गाय की तस्करी होती है। ट्रक, कंटेनर, टैक्सी, टैंकर। अलकबीरा और देवनार जैसे कत्लखाने जहां हजारों की संख्या में गौ काटी जाती है। वृंदावन की संतों की मीटिंग। वृंदावन में बैठकर संतों ने विशेष रूप से गहन चिंतन किया, कुछ कार्य योजना बनाई। देश भर के संतों को आदेश दिया कि कार्य योजना का देश के कोने कोने में यानी 5000 से अधिक तहसीलों में विस्तार करें। देश भर के संतों के समक्ष कार्य योजना को रखा गया। गौ सेवकों को आदेश दिया पूरे देश में इसे आगे विस्तार करें। संतों ने अलग अलग स्थान पर जाकर ये कार्य योजना रखी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कश्मीर, पूर्वांचल, बंगाल सहित देश के प्रत्येक प्रांत, देश हर कोने में इसका प्रचार हो रहा है। सोशल मीडिया, पोस्टर, स्टिकर्स, प्रवचन के माध्यम से खूब प्रचार प्रसार हो रहा है। 5 माह यानी दिसंबर से अप्रैल तक गहन प्रचार प्रसार एवं जनसंपर्क कर सकल सनातन भारतीय समाज को अभियान से जोड़ेंगे। पूर्ण तैयारी कर दिनांक 27 अप्रैल 2026 यानी सोमवार को उस क्षेत्र के सभी गौ भक्तों एवं संतों के साथ मिलकर तहसील ब्लॉक मुख्यालय जाकर तहसीलदार, एसडीएम को माननीय राष्ट्रपति महोदया, भारत के प्रधानमंत्री महोदय, राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय, राज्य के मुख्यमंत्री महोदय के नाम गौ सेवा, गौ सुरक्षा और गौ सम्मान के निमित्त प्रार्थना पत्र देंगे। इसके पश्चात 2.5 माह यानी मई, जून, जुलाई तक शासन से सकारात्मक संवाद करते हुए प्रतीक्षा करेंगे। दिनांक 10 जुलाई 2026 तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से आशा अनुकूल उत्तर और परिणाम प्राप्त हो जाता है तो 27 जुलाई 2026 यानी सोमवार को देश के प्रत्येक जिला केंद्रों पर जाकर जिला कलेक्टर के माध्यम से शासन और सरकार को धन्यवाद पत्र देंगे। किसी कारणवश तय तिथि तक सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है तो 27 जुलाई 2026 यानी सोमवार को प्रत्येक जिला केंद्रों पर जाकर जिला कलेक्टर को माननीय राष्ट्रपति महोदया, भारत के प्रधानमंत्री महोदय, राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय, राज्य के मुख्यमंत्री महोदय के नाम गौ सेवा, गौ सुरक्षा और गौ सम्मान के निमित्त प्रार्थना पत्र देंगे। पुनः 3 माह यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक 2.5 माह शासन से सकारात्मक संवाद करते हुए प्रतीक्षा करेंगे। 3 माह प्रतीक्षा करने पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से 26 जनवरी 2027 तक आशा अनुकूल उत्तर अथवा परिणाम मिल जाता है तो 27 फरवरी 2027 यानी शनिवार को सभी राज्यों के 5000 तहसील और 780 जिलों के नियुक्त किए सभी गौसंत एवं गौ भक्त 1 महीने तैयारी करके अनेकों यानी 1 करोड़ से अधिक गौ प्रेमियों को लेकर दिल्ली पहुंचेंगे और सरकार को धन्यवाद प्रदान करेंगे। अगर किसी भी कारण से गौ सेवा, गौ सुरक्षा और गौ सम्मान हेतु 26 जनवरी 2027 तक भी सरकार की ओर से सकारात्मक गौ कार्य नहीं होता है तो 36 प्रांतों के 780 जिलों, 5000 तहसीलों के नियुक्त किए सभी गौसंत एवं गौ भक्त 1 महीने तैयारी करके अधिकाधिक गौ प्रेमियों को लेकर दिनांक 27 फरवरी 2027 यानी शनिवार को राष्ट्र की राजधानी दिल्ली पहुंचकर शांतिपूर्ण तरीके से संकीर्तन करते हुए गौ सेवा,
सेवा, गौ सुरक्षा एवं गौ सम्मान के लिए केंद्र सरकार से नियमित पत्र लेखन के माध्यम से आह्वान करेंगे। ये सभी गौभक्त 5.5 माह अर्थात 15 अगस्त 2027 तक दिल्ली में बैठकर सरकार से नियमित गौ सेवार्थ, गौ रक्षार्थ और गौ सम्मानार्थ प्रार्थना जारी रखेंगे। देश के 30 जिलों से 1000 लोग 7 दिन के लिए दिल्ली आएंगे। उनके 2 कार्य: गौमाता का संकीर्तन, पीएम को एक व्यक्ति रोज के 10 पत्र लिखेगा, इस प्रकार से 3 लाख पत्र रोज लिखे जाएंगे। इस प्रकार से 5 करोड़ 40 लाख पत्र 6 माह में लिखे जाएंगे। इस संकीर्तन सभा में देश के प्रत्येक जिले से 7-7 दिन का समय लेकर अलग अलग तिथियों पर अलग अलग जिलों के गौप्रेमी, गौसंत तथा कार्यकर्ता शामिल होंगे। 5.5 माह कीर्तन सहित प्रार्थना और प्रतीक्षा करने पर 15 अगस्त 2027 को प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से गौ सेवार्थ, गौ रक्षार्थ और गौ सम्मानार्थ उचित समाधान कर देते हैं तो सभी गौभक्त सरकार को धन्यवाद देकर लौट जाएंगे। उपरोक्त 4 चरणों में यानी तहसील, जिला, राज्य और केंद्र में 16 माह तक शांतिपूर्ण प्रार्थना करने पर भी सरकार की ओर से गौ सेवार्थ, गौ रक्षार्थ और गौ सम्मानार्थ उचित उत्तर और आशा अनुकूल परिणाम नहीं मिले तो 16 अगस्त 2027 को सोमवार को 5-5 गौभक्त और संत आमरण अनशन पर बैठेंगे। अनशन में किसी एक गौ सेवक के गौहित प्राण जाने पर उसकी जगह दूसरे गौप्रेमी संत या भक्त आमरण अनशन पर बैठेंगे। ये क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक गौ सेवा, गौ सुरक्षा और गौ सम्मान नहीं मिल जाता। ये अभियान किसी एक संत की नहीं है, ये अभियान किसी एक संगठन की नहीं है, ये अभियान किसी धर्म की नहीं है, ये अभियान भारत की आत्मा की है। आज गौमाता सड़क पर है, कल शायद हमारी पहचान सड़क पर होगी। आज वो प्लास्टिक खाकर मर रही है, कल हमारी पीढ़ियां जहर खाकर जिएंगी। आज उसके जंगल छीने गए हैं, कल हमारी धरती छीनी जाएगी। इतिहास गवाह है, 1857 में जब गौ की अस्मिता को चोट लगी तो एक सैनिक ने विद्रोह कर दिया। 1966 में जब संतों ने आवाज उठाई तो गोलियां चली। और आज फैसला हमें करना है। क्या हम भी इतिहास का एक मूक पन्ना बनेंगे या वो पीढ़ी बनेंगे जिसने कहा अब नहीं। अब ये अभियान याचना नहीं है, ये टकराव नहीं है, ये शांत, संगठित, संवैधानिक और निर्णायक संकल्प है। तहसील से लेकर दिल्ली तक, पत्र से लेकर संकीर्तन तक, प्रार्थना से लेकर आमरण अनशन तक, हर चरण ये कह रहा है, हम थकेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं और हम तब तक रुकेंगे नहीं जब तक गौ सेवा, गौ सुरक्षा और गौ सम्मान राष्ट्र की नीति नहीं बन जाती। 15 अगस्त 2027 ये केवल एक तारीख नहीं है, ये एक परीक्षा है, सरकार की भी और समाज की भी। क्योंकि जो राष्ट्र अपनी माता की रक्षा नहीं करता वो राष्ट्र इतिहास में नहीं केवल किताबों में बचता है। अब निर्णय आपके हाथ में है, या तो हम देखेंगे या इतिहास बनाएंगे।